नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएम के नेता चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है। खबर आई है कि उन्होंने इस खबर को निराधार या अटकल बता दिया है। अभी फिलहाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव सिर पर है। ऐलान चुनावों का हो चुका है। इसके बाद चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में होना है, तो राजनीतिक सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। और झारखंड में चुनाव तारीखों या चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट निरंतर चल रही है। लगातार ये आ रहा है कि वो झारखंड के मुख्यमंत्री या जेएम जो है पार्टी उसको दचका देने, उसको झटका देने के मूड में, और वो सबकी बिसात और एक सिलसिला तेज है, चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो खबर निकल कर आई है उसमें यही है कि चंपई सोरेन जी ने अटकलों को खारिज किया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कुछ चल रहा है या जो जिस तरीके से जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, अभी उसमें कुछ या तो कसर है या फिर बात नहीं बन पाई है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक सतर्क और सजग है। और जो बिसात भारतीय जनता पार्टी बार बार बिछाती है, कहीं ना कहीं उसको, उस हमलों को निस्तेज करने का काम इंडिया ब्लॉक की ओर से हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक की ओर से वहां बिसात बिछाने का सिलसिला तेज हो गया है। और आज जो खबर निकल कर आ रही थी कि वहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहुंचे हुए हैं और जो सहयोगी दल हैं उनके साथ एक जलसा, एक कार्यक्रम वहां चल रहा है। राहुल गांधी जी को भी वहां पहुंचना था, लेकिन खबर ये निकल कर आई है अभी अभी, जो सूचना है कि शायद राहुल गांधी अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। अब हम जब चर्चा शुरुआत कर रहे हैं, इस वक्त की जो स्थिति है, अभी हम उसके बारे में अपने जो हमारे मुंबई के साथी हैं, महाराष्ट्र के साथी हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर साथ साथ निकल कर आया है कि राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। यानी जो इंडिया ब्लॉक है, जिसका अपर हैंड अभी है इस पूरे के पूरा, जो 4 राज्यों के चुनाव को लेकर जिस तरीके की एक बिसात बिछी या बिछ रही है, और 2 का तो ऐलान हो ही चुका है, इन सब के बीच जो तैयारियां या जो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दलों को कैसे पीछे छोड़ देना है, उन सबके लिए प्रयास तेज हैं। तो आज जो हमारी शाम 6 बजे की डिबेट है, हम इसी पर चर्चा करने के लिए चलेंगे एक खास पैनल के पास। खास पैनल को मैं कहूंगा जोड़ा जाए, और जुड़ गया है हमसे पैनल। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप श्रीवास्तव साहब हैं, रविंद्र सिंह शौरण जी हैं, साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी जी हैं, हमारे साथ मीनू जैन जी हैं, और हमारे महाराष्ट्र के सहयोगी साथी मनीष सिंह जी जुड़ चुके हैं। मनीष, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति काफी उफान पर है, तेज है, और वहां एक वो, जैसे बंगाल में जो मसला था वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। शायद मेरा संपर्क टूटा है अभी मेरे साथी सहयोगी से, तो मैं बात करूंगा। मैं शुरुआत कर देता हूं फिलहाल में। मीनू जी, आपसे पूछना चाहूंगा, जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर से, और जो इंडिया ब्लॉक का जो एक सजगता, सतर्कता, या जो उसके द्वारा कार्ड्स खेले जा रहे हैं, इन सब पर आपकी राय पहली प्रतिक्रिया के तौर पर क्या होगी? मीनू जी अनम्यूट कीजिएगा। मीनू जी अनम्यूट कर लीजिए, जी, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि 240 सीटों का जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मोदी जी को पहले दिन से ही दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इसमें आप 3 तो मेजर है साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले तो उन्होंने ये वक्फ बोर्ड बिल वापस लिया, उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स बिल वापस लिया, उसका ड्राफ्ट वापस लिया, बिल ही कह सकते हैं आप उसको। और आज का जो ये है, ये तो 72 घंटे के अंदर अंदर वापस ले लिया। तो ये जो है, मोदी जी इस तरीके के काम करने के आदी नहीं है। इस वक्त मोदी जी का जो अहंकार, दम्भ है, मान मर्दन जिसको कहते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से एक बैकफुट पे आए हुए हैं। और बहुत तिलमिलाए हुए भी होंगे, बहुत ज्यादा तिलमिलाए हुए होंगे, क्योंकि ये विपक्ष की ताकत है। देखिए, इन तीनों ही मुद्दों पे जो मैंने गिनवाए,
इसमें तीनों ही मुद्दों जी पे विपक्ष ने बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बात रखा। इवन जो वक्फ वाला मुद्दा था उसमें तो उनके साथी संगठनों का भी विरोध रहा। तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी की, देखिए पॉलिटिकली बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, वो शातिर राजनीतिज्ञ है मोदी जी, लेकिन उनकी बुद्धि इस वक्त जो राजनीतिक मेधा है कहाँ चली गई है? जो उनको कह रही है कि 240 सीटें होने के बावजूद भी तुम वक्फ बोर्ड ले आओ, बिल ले आओ, वो पास हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर्स बिल पास हो जाएगा, और ये जो नया अभी आपने लेटरल एंट्री का जो था कि ये भी पास हो जाएगा, जी आपको मतलब पब्लिक मान जाएगी। उनको ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब अब क्या कर रहे हैं, जैसे अब वापस ले लिया उसको, मतलब फिसल गए तो हर हर गंगे। तो ये वाली उनकी जो अप्रोच है उसके उल्टे मजाक उड़ रही है। उन्हीं के जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, कल तो वो कांग्रेस को कोस रहे थे लेटरल एंट्री के लिए, आज वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं इसको कि मोदी जी देखिए कितना वीकर सेक्शन के लिए कितना चिंतित है, और ये है वो है। तो जो जो उनके मंत्री हैं और या जो उनकी ट्रोल आर्मी है, जो उनके और कार्यकर्ता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये मोदी जी का जो ये होता है ना रोलर कोस्टर, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर कभी, मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस चीज का हम समर्थन करें, किस चीज को मास्टर स्ट्रोक बताएं और किस चीज को नहीं बताएं। मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर ये मोदी जी का वापस ले लेना, कल्पना कीजिए कि ये 300 सवा 300 सीट की सरकार होती, भाजपा की सरकार होती है अकेले बहुमत की, तो ये तीनों चीजें आराम से लागू हो गई होती, आप विपक्ष सिर पटके रह जाता। बिल्कुल लेकिन क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है इस वक्त, संख्या बल से भी मजबूत है और एकता भी मजबूत है, मतलब उसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई किधर भाग रहा है या कोई किधर भाग रहा है, तो उस दबाव के आगे मोदी जी मजबूर हैं। जो एक अकेला सब पर भारी या 56 इंच जो भी कुछ वो कहते थे, वो सब एक एक जी करके जी सारे धड़ाधड़ 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 नीचे गिरे चले जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है, एक्चुअली तो देखा जाए लोकतंत्र यही है जिसमें विपक्ष मजबूत हो और जनता के हित की बात को मजबूती के साथ रखे, और सरकार के ऊपर इतना दबाव पड़े कि जो गलत निर्णय है उसको मजबूर होना पड़े सरकार को उसको उन निर्णयों को लेने में। तो वो चीज आज दिखाई दे रही है, और लोकतंत्र यदि मजबूत हुआ है तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्योंकि मोदी जी के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती, उनके क्योंकि बहुत सारे हिडन एजेंडा है, छिपे हुए एजेंडा है इन सब के पीछे, ब्रॉडकास्टर बिल के पीछे समझ लीजिए आप जैसे जो चैनल्स है यूट्यूब के ऊपर, सबकी आवाजें बंद करने का मकसद था, लेकिन वो नहीं हो पाया, ये भी लोकतंत्र की जीत है। फिर उसके बाद वक्त का था, आप एक मतलब जबरदस्ती एक किसी एक बिल की आड़ में एक समुदाय धर्म विशेष के लोगों को एक निशाना बनाना चाहते थे। और अभी जो लेटरल एंट्री था उसमें तो मतलब एक कल जो है भारत बंद की ही घोषणा हो गई थी। तो उसमें जो ओबीसी सेक्शन, जो जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, वास्तव में उनके हितों के ऊपर एक बहुत तगड़ा प्रहार था, और जिसको कि विपक्ष ने बड़ी मजबूती से डिफेंड किया और विश्वास दिलाया। तो अब ये जो 4 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं संजीव जी, उसमें सीधा प्रभाव पड़ेगा। ये जो लेटरल एंट्री का वापस भले ही ले लिया हो, लेकिन पब्लिक को मकसद पता चल गया। जो राहुल गांधी संविधान की प्रति दिखा रहे थे बार बार कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो मोदी जी ने विपक्ष के हाथ में हथियार दे दिया कि अगले जो 4 विधानसभा के चुनाव है उनमें जाके ढोल बजाना भाई सब विपक्षियों, कि मैं जो हूँ लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण के ऊपर प्रहार कर रहा था। अब वापस ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अब तो जो आपके हाथ से उड़ गई है चिड़िया, अब आप उसको वापस नहीं ले सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, तीर आपके हाथ से निकल चुका है, वापस नहीं ले सकते। रविंद्र जी, ये तो मैडम मीनू जी ने साफ साफ कर ही दिया कि कहाँ कहाँ बैकफुट पर लौटना पड़ रहा है। बैकफुट पर आप निरंतर, मजबूरी है आपकी, आप बैकफुट पर नहीं आइएगा तो बात अब बनने वाली नहीं, क्योंकि देश का मिजाज मूड अलग तरह का है। मैंने साथ साथ जैसा बताया कि झारखंड में जो खेल करने का प्रयास हो रहा था, वहां भी दिख रहा है कि बात कहीं बनी नहीं है, एक चीज। और दूसरी चीज, जो हरियाणा की यदि हम बात करें तो हरियाणा में आप राम रहीम की शरण में है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वहां और दिखता नहीं कोई विकल्प कुछ हो पाए। बाकी सब जो स्थिति है, क्या कहिएगा आप? खासकर झारखंड वहां जो हो रहा है वो भी दिखता है, और हरियाणा में है ही है। जी नमस्कार। बिल्कुल ठीक बात है संजीव जी। जिस तरह से लगातार सरकार बैकफुट पर दिख रही है और एक कदम आगे बढ़ाती है और 4 कदम पीछे लेती है, उस तरह की स्थिति पीछे। फिलहाल दिखती हुई नजर आ रही है।
झारखंड का तो पॉलिटिकल इशू है, हमने देखा उस पर। साथ ही साथ इन्होंने जिस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री को घेरने की भी कोशिश की, उस पर भी देखिए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब लगातार मुख्यमंत्रियों को घेरने की कोशिश की जा रही है, उनको आप भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहे हो, विपक्ष की सरकारों को तोड़ने की या कम से कम उनको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल। ये तब हो रहा है संजीव जी, ये तब हो रहा है कि जब इस बात का अंदाजा पूरे देश को लग गया है कि अब ईडीआई या सीबीआई, ईडी सीबीआई इन लोगों के अगर ये किसी को गिरफ्तार कर लेती हैं तो उसके बावजूद नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसका एग्जाम्पल हमने इस लोकसभा चुनाव में बहुत आसानी से देखा और मुझे लगता है यही एक बड़ा कारण भी है कि जो पार्टी हमेशा ऑपरेशन लोटस चलाती रही है वो 2 सत्र बीतने के बाद भी अभी तक अपनी संख्या बल पर ध्यान नहीं दे रही है। उनकी लगातार जो फजीयत हो रही है, अब एक से एक बिल उनको वापस लेना पड़ रहा है, उनको ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट बनानी पड़ रही है। तो सबसे पहले बीजेपी के भीतरी जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि पहला काम मोदी जी जो करेंगे वो करेंगे अपनी संख्या को अपने बलबूते पूरी करने की, इसके लिए दूसरी पार्टियों को तोड़ने की। लेकिन अब तो वो हिम्मत भी नहीं हो पा रही है। आप देखिए लोकसभा में भी जब विपक्ष के नेता या दूसरे जो सदस्य विपक्ष के हैं वो भाषण देते हैं तो कितना असहज माहौल वहां पर बन जा रहा है और कैसे एकजुट होके, चाहे तमिलनाडु का सांसद हो या बंगाल का हो या फिर उत्तर प्रदेश या बिहार का सांसद, कैसे एकजुट होकर पूरा विपक्ष मुद्दों को बहुत मजबूती के साथ उठा रहा है। वो एकता, मीनू जी ने सही कहा कि सत्ता पक्ष में नहीं दिखती है। जब सरकार पर अटैक होता है तो जेडीयू का या टीडीपी का कोई सांसद खड़ा नहीं होता उनको बचाने के लिए। तो वाकई ये एक बहुत सही बात है। और जिस तरह से लेटरल एंट्री वाला जो इशू है, ये पूरे देश में संजीव जी अलग अलग तरीके से इसको लागू करने की कोशिश की है। लेटरल एंट्री यूपीएससी के माध्यम से, क्योंकि इस बार 45 सीटें थी, एक दो ये इसके पहले भी कर चुके हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज की डायरेक्ट भर्ती कर चुके हैं, उनमें से कई लोग 4-4 5-5 साल की नौकरी करने के बाद वापस अपने घर आ गए। लेकिन इस बार क्योंकि 45 सीट्स थी और एक बड़ा नंबर है 45 का, जो बच्चे पिछले लंबे समय से 5-5 10-10 साल से यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, आरक्षण की जो सूची में शामिल हैं, उनके साथ ये कितना बड़ा कुठाराघात है। वैसे ही लगातार घटती सरकारी नौकरियां और नौकरियों में जो जिस तरह से बंदर बांट की जा रही है, खासतौर पर जो स्टेट्स में हो रहा है। अब हरियाणा जैसे स्टेट में जहां पर एचपीएससी सबसे बड़ी वो बॉडी है जो सबसे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करती है, उनकी बहाली करती है, उसके दफ्तर में जो उसका सबसे बड़ा अधिकारी है, सेक्रेटरी, उसके दफ्तर में यहां पर नोट पकड़े गए। हरियाणा में देखिए ये स्थिति है। तो इतना ज्यादा जब भ्रष्टाचार होगा, उसमें अगर लेटरल एंट्री के माध्यम से जो एक आज तक जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, आईएएस की वो परीक्षा है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसका भी बैकडोर एंट्री का रास्ता ढूंढ लिया, तो संविधान को जो खतरा इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बताया था वो तो स्पष्ट हो गया, वो तो साफ दिखने लग गया। इसका सीधा प्रभाव किन लोगों पर पड़ने वाला है ये तो और इसी तरह के हालात मैं आपको बताऊं, जो दूसरे दर्जे की नौकरियां हैं हरियाणा में, खासतौर पर मैं आपको जिक्र करके बताऊंगा, हो सकता है दूसरे राज्यों में भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हों, कि जो दूसरे दर्जे की नौकरियां हैं ग्रुप सी की या ग्रुप डी की, उनमें भी इसी तरीके से आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनमें भी डायरेक्ट भर्तियां की जा रही हैं। वो क्या किया जाता है, डीसी रेट करके एक यहाँ पर पॉलिसी हरियाणा में है कि एक रेट फिक्स किया जाता है और उसमें फिर थर्ड जो सी और डी ग्रेड की जो भर्तियां हैं उनको किया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके उनको परमानेंट कर दिया जाता है। तो डायरेक्टली जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए नौकरी का, जिसमें एडवर्टाइजमेंट निकलनी चाहिए और जितनी नौकरियां हैं उसके हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए अलग अलग जातियों को, डीसी रेट पर जब भर्तियां होती हैं तो उसका ना कोई एडवर्टाइजमेंट निकलता है, ना उसमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और ना उसमें कोई आरक्षण की पॉलिसी है। तो छोटी नौकरियों में या जो सी और डी ग्रेड की नौकरी है उनमें स्टेट लेवल पर इस तरह की धांधली चल रही है और ऊपर के लेवल पर आईएएस और यूपीएससी के माध्यम से जो एक एग्जाम होता था उसका बैकडोर का रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब कल ही हम लोग देख रहे थे कि देश के जो विधि मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो बहुत बढ़िया साफा पहन के और वो बता रहे थे कि किस तरीके से लेटरल एंट्रीज पहले भी हुई हैं। भाई लेटरल एंट्री अगर पहले भी हुई हैं और बहुत कामयाब लोगों की लेटरल एंट्रीज हुई हैं तो सरकार क्यों फिर इस बात से मना कर रही है?
सरकार को क्या जरूरत पड़ गई है अपना आदेश विड्रॉ करने की? अगर लेटरल एंट्री में मनमोहन सिंह आते हैं, कृष्ण केसी पंत जैसे लोग आते हैं, तो वो तो देश के एसेट्स हैं, फिर तो सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को ये बैक स्टेप लेने की क्या जरूरत थी? क्यों हिंदुस्तानियों को ऐसे बेहतरीन टैलेंट से अब हम लोगों को पीछे, हम लोगों को वो टैलेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तो सरकार की नाकामी हुई ना सर। या तो ये वही बात हो गई जैसे पहले पूरी सरकार 13 महीने तक बताती रही कि कितना बेहतरीन ये कृषि कानून है और उसके बाद उसकी खामियां गिनानी शुरू कर दी अब जब अपना फैसला कर लिया। तो इस तरह से ये सरकार अपने बैकफुट पर है। और जो भारी संख्या में, जितनी भारी संख्या में इस बार विपक्ष को बहुमत वो नंबर्स मिले हैं, और उसके बाद जिस एग्रेशन के साथ विपक्ष इस बार काम कर रहा है और हर चीज पर जो अटैक विपक्ष कर रहा है, हर मुद्दे को उठा रहा है, सरकार उसमें हमेशा बैकफुट पर आ रही है। और ब्रॉडकास्ट बिल तो ये समझ लीजिए सर, हम जैसे लोगों के लिए जो देश के मुख्तलिफ इलाकों में आवाजें उठा रहे हैं, उनका गला घोटने की कोशिश थी। अगर ये विपक्ष उस बात को नहीं उठाता, आप जैसे चैनल्स उसको नहीं उठाते, तो आप देखिए हिंदुस्तान की लोकशाही पर कितना बड़ा आक्रमण होता है ये। क्योंकि आज गोदी मीडिया जिस तरह से 10 साल से काम कर रहा है, किसी इलाके में अगर कोई भी ज्यादती किसी वर्ग के साथ हो जाए तो कोई उसका जिक्र करने वाला नहीं है। आज यहां पर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही जनता के जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं और गली गली में, घर घर में जाकर के लोगों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो लोगों ने भरोसा खो दिया है। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो खबरें चलती हैं, उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए लोग यूट्यूब पर आते हैं कि ये बात सही है कि गलत है, और आप जैसे चैनल्स ने उस क्रेडिबिलिटी को बहुत बढ़ाया है। तो जो ब्रॉडकास्ट बिल है वो केवल मीडिया का गला घोटने के लिए नहीं है, वो तो पूरा का पूरा लोकतंत्र का गला घोटने की एक साजिश थी, जिससे फिलहाल विपक्ष ने हमको बचा लिया है। और सर खबरें तो यहां तक हैं संजीव जी कि जो टेलीकास्ट हम लोगों को देखने को मिलता है लोकसभा और राज्यसभा का, उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि उसको कैसे रोक दिया जाए। क्योंकि वहां से जो विपक्ष की आवाज आती है और जो अनकट इंफॉर्मेशन हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाती है, वो लगातार सरकार के लिए एक दिक्कत का कारण बनी हुई है। कैसे राहुल गांधी, कैसे चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की जो मुद्दे हैं जो वो उठाते हैं, वो कैसे आम आदमी तक पहुंच रहा है, कैसे आम आदमी जागरूक हो रहा है, उसका सीधा एक प्लेटफॉर्म है, वो है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के माध्यम से आने वाले डिबेट्स। अब उन डिबेट्स पर भी रोकने के लिए तैयारी की जा रही है। अंदर की खबरें ये हैं कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वही जो वहां पर जो डिबेट्स होती हैं, उनका जो टेलीकास्ट किया जाता है वो डिलेड किया जाए, ताकि एडिटेड पोर्शन को बाहर भेजा जाए और जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसको बाहर ना भेजा जाए। जिन चीजों को एक्सपंज कर दिया गया है, या जिनको सरकार जो सेक्रेटेरिएट को लगता है कि इन चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं है या इन भाषणों को छोटा करने की जरूरत है, तो उसको एडिटिंग करने के बाद भेजा जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है भारत की लोकशाही को और कमजोर करने की। जी संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है, मैं प्रदीप सर आपके पास आऊंगा, फिर बिलाल सर के पास जाऊंगा। लोकशाही को कमजोर करने की कितनी ही कोशिश कर ली जाए, लेकिन अब जनता के हाथों में सब कुछ दिखने लगा है, वो जानने लगी, वो अपने हिसाब से सारा वर्डिक्ट भी देने लगी है। ये कोशिशें विनाशकाले विपरीत बुद्धि ही होगा प्रदीप सर, शायद उससे बात इनकी बनेगी नहीं। क्या कहेंगे आप? नहीं, एकदम आप सही कह रहे हैं ये। और ऐसा भी नहीं है कि इनके पास बुद्धि आ गई इसलिए जो बिल्स हैं या जो डिसीजन पिछले हैं उनको वापस ले रहे हैं, ये भी नहीं है। मैं मानता हूं कि विपक्ष के डर से ले रहे हैं। इनकी अपने इन एनडीए में जो दबाव पड़ रहा है उसके वजह से ये तीनों बिल वापस हुए हैं। लेटरल एंट्री का बिल जो है वो एलजेपी चिराग पासवान ने कल उसको मुखालफत की, विरोध जी, और उसकी मुखालफत टीडीपी ने भी कर दी थी और जेडीयू ने भी कर दी थी। किसी त्यागी का भी बयान आ गया था, क्लियर कट आ गया था। इन तीनों दलों का, इनके घटक दलों का दबाव था, जिसके वजह से वक्फ बोर्ड में भी यही था, क्योंकि इन तीनों दलों का जो राजनीतिक बेस है वो मुस्लिम वोटरों का था। इसलिए टीडीपी कतई नहीं चाहती कि उसका फायदा जो है वो चंद्रशेखर राव को या और किसी को मिले। तो इसलिए ये अब ये फंस के रह गए। आप यही देखिए ये कितना डरे हुए हैं और इनसे जनता कितनी नाराज है कि इसके साथ इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव नहीं डिक्लेयर करवाया, मतलब डिक्लेयर किया।
इनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में तो उनका कुछ है नहीं, हालांकि खेल वहां भी बहुत कुछ हुआ है, परिसीमन के जरिए बहुत खेल हुआ है। जम्मू में सीटें बढ़ा दी गई हैं, जी 8 से 10 सीटें बढ़ा दी गई है जम्मू में, तो वहां भी बहुत खेल हुआ। लेकिन इनको लग रहा है कि हरियाणा में भी जो है हरियाणा वो नहीं जीतेगा। हरियाणा का मामला जो है वो ज्यादा मुझे लगता है कि गंभीर है, जिसको आपने अपने टॉपिक में भी लिया। हरियाणा में देखिए, इन्होंने पिछले साल जो 19 में चुनाव हुआ था उसमें 40 इनकी आई थी, 31 कांग्रेस की आई थी। त्रिशंकु विधानसभा थी, जेजेपी का लेके इन्होंने जो है वो बनाया, सरकार बना ली, 10 सीटें उसकी थी। जेजेपी इनसे अलग हो गई है, 6 महीने पहले अलग हुई। और जेपी का क्या हुआ ये तो आप लोग देख रहे हैं कि चर्चा पत्र विधायक उसके भाग चुके हैं। लेकिन कांग्रेस जो है के पास इस समय बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत का प्रदर्शन जो है 24 में लोकसभा इलेक्शन में भी आपने देखा। 19 में इनकी एक सीट नहीं थी और 24 में इनको 5 सीटें मिली। इसके अलावा पहलवान के इश्यू पे, जो महिला पहलवान का इश्यू था और किसानों का इश्यू स्पेशली जो था, उस पे बीजेपी का, जेजेपी का, इन लोगों का जो रुख था उससे ये उखड़ गए हैं। जाट बेल्ट में, या मतलब जाति का वो मामला था, वो उखड़ गए हैं। तो हुड्डा के नेतृत्व में जो कांग्रेस आई है उसमें जो ध्रुवीकरण हुआ है, उसमें किसानों का ध्रुवीकरण है, जिससे साफ लग रहा है, अभी तक जो लग रहा है वो लग रहा है कि कांग्रेस वहां पे, और बाकी एक दो छोटी पार्टियां, बीएसपी है और आईएनएलडी है, इनका कोई उतना वैल्यू नहीं है। मेन वहां इस बार जो मुझे लग रहा है हरियाणा में मेन मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ये बाइपोलर इलेक्शन है इस बार। जेजेपी एक तरह से जो आईएनएलडी से अलग हुई थी, एक नया बनाया था उन्होंने, माहौल बनाया था। युवक थे, दुष्यंत चौटाला की कुछ करेंगे, दूसरे लोग जुटे थे, वो अब टायर टफिस हो गया, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ही लड़े थे। वो चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, बीजेपी के हाथ मिला के सत्ता में चले गए। फिर पहलवानों के इशू पे और इसके इशू पे ये एकदम चुप थे, तो इसलिए इन लोगों का जम्मू और कश्मीर में भी यही मामला है कि ये विपक्ष का खेल, जो भी जितना भी कर ले वहां पे विपक्ष, या इंडिया ब्लॉक जिसको आप कह रहे हैं, इंडिया ब्लॉक की मजबूती वहां आएगी। एक चीज मुझे बड़ा आश्चर्य दिखाई दे रहा है संजीव जी, एक चीज बहुत आश्चर्य दिखाई दे रहा है। इधर मैं देख रहा हूँ 6 महीने 1 साल से कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव, जो पहले होता था चुनाव का डिक्लेरेशन के बाद जो है बीजेपी को आप देखते थे एकदम तैयार, वो डिक्लेरेशन के 6 महीने पहले से तैयारी की रहती थी, बूथ बूथ, जिला जिला, और लगातार हम लोग चिल्लाते थे, अखबार में भी, टीवी चैनल पे भी, सोशल मीडिया में भी, कि बीजेपी तैयार है, ये तैयारी है, वो तैयारी है। लेकिन मैं 1 साल से देख रहा हूँ इस मामले में अब विपक्ष ज्यादा आगे, विपक्ष ज्यादा भारी पड़ रहा है, विपक्ष ज्यादा तैयारी के साथ आ रहा है। अब देखिए, इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन आवेदन की तारीख कांग्रेस में कैंडिडेट ने आवेदन की तारीख 12 अगस्त लास्ट दे दी थी, और 2500 से ज्यादा एप्लीकेशन उसके पास आ चुके हैं, उनकी जांच भी स्टार्ट हो गई है। तो सब मिला के जो ये होता था, कैंडिडेचर बाद में देते हैं, मैनिफेस्टो बाद में लाते हैं, जब बीजेपी सब हो जाती। कांग्रेस की तरफ से माहौल पहले से तैयार हरियाणा में भी है, और जम्मू और कश्मीर में उसका उतना स्टेक नहीं है, क्योंकि वह पीडीपी और नक्सल कॉन्फ्रेंस है जो इंडिया ब्लॉक के साथी है। एक चीज और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इंडिया ब्लॉक एक साथ लड़ेगी कि नहीं, क्योंकि आप भी दावेदार हैं। हरियाणा लोकसभा चुनाव में हरियाणा में एक सीट उन्होंने आपको दी थी वहां पे, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन होगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता गठबंधन होगा, क्योंकि हुड्डा ने और जयराम रमेश ने भी 1-2 दिन पहले क्लियर कर दिया है कि स्टेट लेवल पे हम दूसरी चीज देखेंगे। हाँ, कुछ जगह हो सकता है महाराष्ट्र में जैसे हम देख रहे हैं वहां पे गठबंधन होगा, लेकिन स्टेट लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा में आपसे या और तो कोई इंडिया की ब्लॉक की पार्टी है नहीं कि इनका जो है अलायंस, जैसे दिल्ली में नहीं हुआ था विधानसभा चुनाव में, दिल्ली में नहीं किया था, उसी तरह हरियाणा में नहीं करेंगे। आपका उतना वहाँ स्टेक भी नहीं है, और जेजेपी का भी अब वहां जो स्टेक था, मुझे प्रदीप सर, मुझे लगता है कि शायद वो कोशिश कर रहे होंगे कि कांग्रेस या हमसे हमारे को मिला ले, जो भी दे दे, इसलिए भी ये दांव फेंका हो कि हम अकेले लड़ेंगे। अभी तो काफी पानी बहना बाकी है, काफी पानी बहना बाकी है, और शायद वो भी, और हम रविंद्र जी उसको क्लियर करेंगे बाद में। जी
निश्चित तौर पे आप तो चाहेगी कि कांग्रेस के साथ आए और इंडिया ब्लॉक के साथ लड़े, और उनकी तरफ से जाएगा भी। लेकिन अब देखना है, पॉलिटिकल चीज अलग चीज होती है, हर पार्टी अपने को फैलाने का और हर पार्टी अपने को जी जी वो करने का वो रखती है, और उसको अधिकार भी है। आप भी चाहेंगे फैलाना, कांग्रेस भी चाहेगी, तो स्ट्रेटेजिकली क्या होता है। जी लेकिन ये दोनों जो आप कह रहे हैं, जिस तरह बीनू जी ने बात शुरू की थी कि बैकफुट पे है उनका चेहरा, और वो लगातार बैकफुट, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो मेरा पॉलिटिकल परसेप्शन है या जो स्थिति इस समय दिखाई दे रही है, वो भी झटका जबरदस्त देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, झटका तो है ही लगातार। बिलाल सर ये जरूर बताइएगा, एक बहुत क्लियर हो रहा है, देखिए राहुल गांधी तो बहुत समय से एग्रेसिव हैं, लेकिन जब से ये जो नंबर का गेम, जो अभी रवि जी ने कहा कि नंबर्स अब बहुत पर्याप्त है, और जो वो हमले दर हमले कर रहे हैं, मतलब ये क्लियर कर दिया उन्होंने कि यदि मोदी को झुकाना है या उनकी टीम को बैकफुट पर लाना है, तो बहुत आक्रामक होना पड़ेगा, और वो आक्रामकता बरकरार है। यानी उन्हें ये उसको सिद्ध भी कहीं ना कहीं किया है कि झुकेंगे, वो झुकाने वाला होना चाहिए, बस कैसे झुकाना है वो आना चाहिए। एक चीज वो, और बाकी जो जम्मू कश्मीर में भी आप थोड़ा सा कीजिएगा, आपके जो अनुभव क्या कहता है वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए अकेले जाने की बात रही है, अकेले पहले भी हुआ है कि आपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा था, या और भी जगहों पर पश्चिम बंगाल उसका उदाहरण रहा है, तो वो शायद वो भी फायदे का सौदा होगा। दोनों चीजों पे आप प्रकाश डालिएगा बिलाल सर। संजीव जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि राहुल गांधी एक एलओपी के माध्यम से जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और जिस तरह से सरकार को निशाने पे वो हम सब लोगों के सामने, और उसके रिएक्शंस किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से राजनीतिक दबाव बनाने में सक्षम, वो भी हम सब लोगों के सामने। लेकिन संजीव जी, अगर आप पूरी राजनीति के परिदृश्य पे नजर डालें और आप ये देखें कि 2024 के चुनाव के बाद किस तरह से राजनीति बदली है, किस तरह से परिस्थितियों में बदलाव आया, और किस तरह से राजनीतिक जो महत्वपूर्ण विमर्श है, एनडीए का जो विमर्श है और इंडिया गठबंधन का विमर्श है, वो एक दूसरे के बिल्कुल कंट्रास्ट में आके खड़ा हो। अब इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि 2024 के चुनाव में जो जातीय जनगणना का एक स्वर डेवलप हुआ, संविधान की रक्षा को लेकर जो आवाज़ उठी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर जो जातीय गोलबंदी पीडीए के माध्यम से नजर आई, और वो सिलसिला अभी भी जारी है। किस तरह से विपक्षी दल उस जातीय जनगणना की मांग पर लेकर अटके हैं, किस तरह से वो सामाजिक न्याय की बार बार मांग दोहरा रहे हैं, और इस परसेप्शन से, इस अवधारणा से संबंधित जो तात्कालिक मुद्दे हैं, खास तौर से जिसको अभी न्यायपालिका ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मैटर पे जो डायरेक्शन दी थी, उस पर सरकार किस तरह से बैकफुट पे नजर आई। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती का मैटर था, वो इससे उसी परसेप्शन से जुड़ा हुआ एक तात्कालिक मुद्दा है। फिर उसके बाद जो आपका लेटरल एंट्री वाला मैटर आया, जिसमें पिछड़ी जातियों का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के अनुपात के घटने का मसला है। ये सब उसी परसेप्शन से जुड़े हुए तात्कालिक मुद्दे हैं जो एक राजनीतिक विमर्श ले चुके हैं इस देश की राजनीति में, चिंता का या कहिए एक नए विचार के रूप में स्टैब्लिश हो गए। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सुदीप बंदोपाध्याय कि अब हमें सबका साथ सबका विकास नहीं, बल्कि अब जो हमारा साथ देगा हम उसी का साथ देंगे, ये जो कंट्रास्ट नैरेटिव है, उसी के साथ साथ हेमंत विश्व शर्मा के असम के अंदर अल्पसंख्यकों की जो जनसंख्या है वो 40% तक पहुंच गई है, उसको टारगेट पे लेना। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कावड़ पर एक ऐसा विवादित डिसीजन जिसने सब लोगों को हैरान कर दिया।
फिर उससे संबंधित नुजूल से रिलेटेड एक एक डिसीजन लेना, उसने सबको संबंधित एक सबको सरप्राइज किया। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का लेटेस्ट सिविल कोड को कॉमनल सिविल कोड बता देना। तो ये दो कंट्रास्ट नैरेटिव हैं जो एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए, और इनका प्रतिनिधित्व एक परसेप्शन का एनडीए कर रहा है और एक का इंडिया गठबंधन कर रहा है। तो इसके कैप्टन एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ राहुल जी गांधी है। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देश की राजनीति पूरी तरह आइडियोलॉजिकल डिवीजन पर आके खड़ी है। एक वैचारिकी के रूप में देश के अंदर एक लड़ाई साफ साफ नजर आ रही है, जहां एक तरफ अधिकारों की बात है, पिछड़ों के अधिकारों की बात है, दलितों के अधिकारों की बात है, दूसरी तरफ कंट्रास्ट हिंदू परसेप्शन है जो उसको काउंटर करना चाहता है। इसका एक और उदाहरण आप इस तरह से भी ले सकते हैं, जब मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब जब मंडल की सिफारिशों को लागू किया, तो उस परसेप्शन को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया और रथ यात्रा शुरू करी। तो एक काउंटर नैरेटिव उन्होंने इस परसेप्शन को काउंटर करने के लिए डेवलप किया। वो ही हमें आज भी नजर आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए के बाद से जो घटनाक्रम बदला, भारतीय जनता पार्टी ने उस सामाजिक न्याय के परसेप्शन के खिलाफ एक हिंदू नैरेटिव, एक पैरेलल हिंदू नैरेटिव खड़ा करने की निरंतर और कोशिश कर रही है, और वो उस एजेंडे पे अपने कायम है। मेरे को यह आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह यह समझ चुकी है कि अब देश की राजनीति में वैचारिक मत विभाजन हो चुका है और पूरी देश की राजनीति इंडिया और एनडीए के बाइपोलर वैचारिक गठबंधन में डिवाइड हो गई। तो ये तो एक लार्जर प्रोस्पेक्टिव है जो मैं रीड कर पा रहा हूँ। और दूसरा प्रोस्पेक्टिव आपने जम्मू कश्मीर का पूछा था, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर में महंगाई का मुद्दा है, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से परिसीमन हुआ उसके चलते जो डेमोग्राफी चेंज हुई है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा मानता हूं वो स्टेट की बहाली का मुद्दा है। यानी कि जो स्टेटहुड का जो इशू है वो मेरा ख्याल है जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक की फैक्टर हो सकता है जो सभी को अपील करता है, जिसको लेकर सभी पार्टियां एक केंद्रीय उस मुद्दे को एक केंद्रीय मुद्दे के रूप में स्थापित करके चुनाव लड़ेंगी। और जहां तक समीकरण का सवाल है तो समीकरण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहे कि कौन किसके साथ इक्वेशन में लड़ेगा। हालांकि ये भी बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। लेकिन हमें देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो अब की फैक्टर हो सकता है, नई डेमोग्राफी के साथ, नई परिस्थितियों के साथ, नए परिसमन के साथ, वो स्टेटहुड का हो सकता है। और तीसरा आपने सवाल किया था कि हरियाणा वाली बात, तो हरियाणा में जो परिस्थितियां हैं वो आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो एंटी इनकम्पेंसी का फिलहाल भाव है और जो पिछड़ी राजनीतियों को जो एक हाथ रखकर जो भारतीय जनता पार्टी वहां एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है, और जिस तरह से उसने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की भी बात की है, वो बता रहा है कि वो बैकवर्ड कार्ड को वहां खेलना चाह रही है। वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जाट, माइनॉरिटीज और दलितों के फैक्टर के साथ ये काम कर रहा है, साथ ही साथ उसमें पिछड़े समाज में। तो ये वहां कंट्रास्ट है, क्लोज टाई है। कुल मिलाकर रिजल्ट क्या होगा ये आने वाला वक्त। बिल्कुल रिजल्ट आने वाला बताएगा। 4 अक्टूबर को हम लोग देखेंगे। 4 जून हमने देखा था, अब 4 अक्टूबर सबकी निगाह होगी। मीनू जी, जो महाराष्ट्र में जिस तरीके की स्थितियां हैं, और हम ये पा रहे हैं कि पहले जो चीज बीजेपी या एनडीए की ओर से होती थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कि वो इलेक्शन को लेकर जो एक माहौल बनाने का क्रम शुरू करती थी, उसमें बहुत पीछे दिखती है। हमने ये देखा, हरियाणा में भी दिखाई दिया, हमने यही चीज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में देखी, और महाराष्ट्र का चुनाव तो रुकवा दिया गया था। ये निकल के आता ब्लेम है उन पे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहीं जो भी आरोप है तमाम की साठ गांठ करके रुकवा दिया। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ में इंडिया ब्लॉक अपने कार्ड्स खेल रही है, अपने बिसात बिछा रही है। और दूसरा, वहां जो बदलापुर वाली घटना हुई उसने ही बहुत बुरी तरीके से उस पूरा का पूरा जो गठजोड़ है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला, उसे आहत करके रखा हुआ है। आपकी टिप्पणी मीनू जी। जी हाँ, देखिए जो बदलापुर पे जो स्टेशन पे जो आज आपने देखा होगा कि कितनी भारी वहां पे जाम लगा रखा है, 10 घंटे से ट्रेनें रुकी हुई हैं। तो वहां पे भी यही मसला है आपका, महिलाओं बच्चियों के साथ में है, वो 4 साल की बच्चियों के साथ में। तो वहां पे जो वहीं के कोई सफाई कर्मचारी है, उन्होंने
किया है। ये एक बहुत बड़ा एक विषय है इस देश के जो सामाजिक जो सोच है। 5 दिन उसी सरकार ने लगाए, जो बिहार भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में जो एक प्रहार आरोप कर रही थी, प्रहार कर रही थी राजनीतिक, उससे उलट स्थिति यहाँ है कि आपकी सरकार है। मोदी जी तो कम से कम हाँ, कह सकते थे, या वहां आपके डिप्टी सीएम को तो कह ही सकते थे ना। हाँ, हाँ। आप देखिए ना कि मतलब यहाँ इस देश के अंदर भी अब ऐसा हो गया है कि बलात्कार के ऊपर भी पार्टी के हिसाब से राजनीति होगी कि जी। कौन सी पार्टी के राज्य में हुआ है उस हिसाब से बोला जाएगा। तो ये चीज देखिए, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक सड़ांध है। और ये जो देश की जो सोच है एक स्त्री की देह के प्रति, उसमें चाहे बच्चियां हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्धाएं हो, एक लाइन लगी हुई है। मतलब बजाय उसके कि आप उसकी जड़ पे प्रहार करें कि भाई कारण क्या है ये, इसके बारे में आप समाज शास्त्रियों को बुलाइए, डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको बुलाइए, बैठ के बड़े सेमिनार्स करवाइए, कुछ कॉन्फ्रेंसेस करवाइए कि भाई ये जो इस तरीके का लगातार स्त्रियों के ऊपर जो यौन अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, झड़ी लगी हुई है। राजनीतिक चश्मा उतार के अलग रख देना चाहिए, क्लियरिटी के साथ। बिल्कुल रख देना चाहिए, सरकार को भी रख देना चाहिए, विपक्ष को भी रख देना चाहिए, और विपक्ष रख देगा। विपक्ष फिर भी कंपैरेटिवली उसके बैलेंस्ड व्यू रख रहा है। लेकिन उनका तो ये है कि बस बंगाल के पीछे लगे हुए, उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ रही है। अभी बता रहे हैं महुआ मोइत्रा ने जो उसमें पोस्ट की है नई रिपोर्ट कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट की निगरानी में और 3 डॉक्टर्स के पैनल ने जो अभी उसका ऑटोप्सी की है, उसकी जो पोस्टमार्टम किया है उसमें वो बातें गलत साबित हो रही हैं। जो कुछ जो 150 ग्राम सीमेन की बात हो रही थी, पेल्विक बोन को टूटी हुई होने की बात हो रही थी, वो मतलब, और मल्टीपल इंजरीज की बात हो रही थी, वो उसमें से बहुत सारी बातें उसमें गलत आई हैं। तो ये इस तरीके का सेंसेशनलिज्म, मतलब आपने झूठ बोल के एक झूठी रिपोर्ट अफवाह फैला दी और लोग उत्तेजित होना स्वाभाविक था, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही आप उसमें आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इतना ही कह दें कि बलात्कार हुआ है रात में डॉक्टर के साथ रेस्टिंग रूम में थी, वो बहुत था। उसमें इतना झूठ सच की जो विश्वास भी ना कर सके। तो वही चीज अब आप देखिए ना कि यहाँ पे 10 घंटे से देखिए, बॉम्बे में ट्रेन के रुकने का मतलब है बम्बई का रुक जाना, और वो हार्बर लाइन की ट्रेन है, सबसे ज्यादा क्राउडेड होती है। वेस्टर्न लाइन के तो बहुत कम होती है उसके मुकाबले में। तो वहां पे सारा रुक गया होगा, और वहां पे वो इंडस्ट्रियल एरिया है सारा, पूरा तो देश सफर कर रहा है, पूरा देश सफर करेगा उससे, पूरा देश हाँ। सफर करेगा। लेकिन वहां आप तुरंत एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? वहां आप तुरंत एक्शन लीजिए ना। लेकिन अगेन वही कि वहां पे फिर वो इलेक्शन की बात आ जाती है। अब महाराष्ट्र में क्यों करवा दिए इलेक्शन आपने, देरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां आपका तय नहीं हो पा रहा है कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। आपकी अपनी जुतम पैजार चल रही है, उनकी जो महायुति है। इसी तरीके से आपके झारखंड में हुआ। झारखंड में आप ऑपरेशन लोटस करना चाह रहे थे, अंत में जो हुआ कि वापस चले गए। हुआ क्या है असल में वहां? वो 5 विधायकों की बात कर रहे थे, बताते हैं कि एक ही विधायक पहुंचा दिल्ली उनके साथ, वापस आए नहीं तो कौन लेता? वो कमलनाथ वाली बात हो गई उसमें कि जो वो तो पहुंच गए, जो लीडर बन रहे थे चंपई सोरेन। अब चंपई सोरेन किस मुंह से वापस जाएंगे पार्टी में? इतना लंबा चौड़ा लेटर लिख के किसी के बहकाने पे। मतलब जिस उम्र की जिस पड़ाव पे चंपई सोरेन है, देखिए मैच्योर्ड है, और जब वो प्रधान मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने पहली स्पीच दी थी, हमें बड़ा अच्छा लगा था कि देखिए एक सीधा सच्चा ईमानदार व्यक्ति लगता है कि ये आए हैं गद्दी के ऊपर और काम करेगा। लेकिन वो जरा सा ये जो उलट फेर हुआ और वो आहत हो गए, और वो कहने से इतनी लंबी चिट्ठी, मैं मान ही नहीं सकती कि वो इतनी लंबी चिट्ठी लिखी, वो लिखवाई गई उनसे ताकि उनके ऊपर के लिए बेस बनाया जा सके। और हुआ क्या अंत में? आपके लोग ही नहीं आए आपके साथ, क्योंकि उनको वहां दिखाई दे रहा है जो इस देश की नीतियां हैं उससे वहां का जो आदिवासी समाज है और जो वहां का तबका है, पिछड़ा तबका है, जो दलित समाज है, जो भी है वहां पे झारखंड में, उनको भी दिखाई दे रहा है। और जो आज लेटरल एंट्री वाली घटना हुई है तो उससे और पुख्ता हो गया। तो शायद चंपई सोरेन इनको सांस में सांस आई होगी कि अच्छा हुआ मैं नहीं हो दाखिल हुआ बीजेपी में, वापस आ गया, कुछ तो यहाँ तो बचा रहूंगा, इज्जत तो बची रहेगी। तो यहाँ भी फेल हो रहे हैं। जो बहुत सारे गिनाए, जो अभी बिलाल सब्जवारी साहब ने वो जो हम 69,000 शिक्षकों की भर्ती का, नजूल की जमीन का
और ये योगी जी की इतने घटनाएं होती है कि भूल ही जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो उसमें अब ये तो बिल्कुल तो भूल ही गए लोग इन घटनाओं को, रोज नया मसाला तैयार है। तो ये चीज जो है सब जगह इनको पीछे हटना पड़ रहा है। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है भाई। जो 2047 तक राज करने की बात कर रहे हैं, रोड मैप 2047 का इसीलिए तो दे रहे हैं कि हम होंगे 100वीं वर्षगांठ पे देश की आजादी की, तो हम होंगे यहाँ सत्ता में। लेकिन गद्दी हिल रही है, सरक रही है। नहीं तो हिम्मत थी तो करवाते ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे थे, उठा के चारों स्टेट को इकट्ठा करवा देते। लेकिन वो हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? कारण साफ है। जिस तरीके के आप अपनी छाती ठोक ठोक के बात करते हैं, तो उस चीज को आप पूरा भी करें। देखिए डेफिनेटली मोदी जो है वो मतलब इस कदर विचलित हैं डीप इनसाइड इस हार से कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे कौन सा कदम लेना चाहिए और कौन सा कदम नहीं लेना चाहिए। मेरी उम्मीद ऐसी है कि अभी और गलतियां करेंगे इसी बदहवासी में, जो ये इनको बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन बदहवासी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, बदहवासी है और कहीं ना कहीं विचलित भी है। रवि सर, मैंने वही हरियाणा को लेकर भी आपसे एक था मेरा कि जो राम रहीम वाला एक फैक्टर था, शायद उस पर कुछ अगर आप कर सकें कि कितना फायदा वो कुछ यहाँ दे पाएगा। जो है पीछे तो बिल्कुल साफ है कि इसी वजह से उनको पेरोल या इतना लंबा वक्त मिल गया है। और दूसरा मोदी जिस तरीके से कहीं विचलित होने की बात जो अभी कह रही हैं मीनू जी, वो दिखता है साफ साफ फैसले और हर कार्ड वो जो खेल रहे हैं वो गलत पड़ रहा है, उलट पड़ रहा है। ये वक्त की खराबी है या कुछ साथ नहीं मिल पा रहा है सबका? क्या आपकी टिप्पणी? जी आपने जो राम रहीम का प्रश्न किया, पिछली बार भी किया था, उसका जवाब दे नहीं पाया, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन वो इतना अहम है सर, देखिए कि 10 दफा उनको या तो परोल पे या फरलो पे बाहर किया गया है। अब ये दोनों जो टेक्निकल टर्म्स हैं, ये इस तरह से है कि अगर जिस दौरान वो व्यक्ति जो सजा याफ्ता व्यक्ति है, अगर उनको फरलो पे बाहर भेजा जाता है या परोल पे बाहर भेजा जाता है, परोल पे आए हैं, परोल पे जब बाहर भेजा जाता है, तो जितना वक्त वो जेल के बाहर गुजारते हैं वो वक्त उनकी सजा में से कम किया जाता है। मतलब वो सजा में ही हैं, लेकिन उनको जेल के बाहर जो तमाम सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं। तो अब ये प्रश्न जो है हाई कोर्ट तक भी गया। हालांकि सरकार का ये कहना है कि हम लोग इस पर एक जैसी राय रखते हैं, लेकिन पिछली कितनी बार से हमने देखा है और बार बार मीडिया डिबेट्स में हम लोगों ने भी ये बात बोली है कि जब जब हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या कोई म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव भी होते हैं, तब राम रहीम को इस तरीके से बाहर भेजा जाता है ताकि वो अपने इलाके में लोगों पर वोट का प्रभाव डाल पाए। गुरमीत राम रहीम का जो असर है वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में है और वो बार बार ये असर दिखाते रहे हैं और जिसकी वजह से उनको इतना सारा, अब देखिए वो 2017 से लगातार जेल में है, तब से लेकर आज तक करीब 250 दिन वो जेल से बाहर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा टर्म है और वो जेल में कोई छोटा मोटा करप्शन करने के केस में तो गए नहीं सर, वो तो बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराधों में गए हैं। अब इनसे ज्यादा संगीन अपराध भारतीय दंड संहिता में तो कोई था नहीं सर, या देशद्रोह, इनके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी सरकार अगर इस तरह के जो अपराधी हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी कि केवल वोट देने भर का या वोट का कुछ फायदा हो जाए, इसलिए उनको जेल से बाहर निकाल दे। और देखिए कितनी हैरानी की बात है संजीव जी, जब पूरा देश इस बात से अवाक हो गया कि इतना जल्दी चुनाव की आखिर घोषणा क्यों कर दी गई, तो मुझे लगता है राम रहीम को उससे 2 दिन पहले बाहर भेज दिया गया। यानी कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव लग रहा है कि भारत के किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात का नहीं पता था इलेक्शन कमीशन कब घोषणा करेगा, लेकिन शायद राम रहीम को ये बात पता होगी, तो उन्होंने इतना स्ट्रेटेजिकली अपना मूव किया और वो कुछ दिन पहले जेल से बाहर आ गए ताकि इस इलाके के जो उनके वोटर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, वो उनको प्रभावित कर पाएं। और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की वो कई बार अपील कर चुके हैं और लोगों ने अपील भी उनके मानी भी है और उनका फायदा भी बीजेपी को हमेशा हुआ है। तो उसी फायदे को एक बार फिर से हासिल करने के लिए ये तो आरोपी पक्ष लगातार लगा रहा है कि उसी का बेनिफिट लेने के लिए उनको फिर से बाहर भेजा गया है। तो लेकिन अनुयायी उनके आज भी बने हुए हैं, लोग उनके कहने पर आज भी वोट डाल रहे हैं। ये तो है सर राम रहीम की बात। अब जो हरियाणा का पूरा चुनाव है, अगर उस पर हम लोग बात करें तो हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर है।
जो इंटरनल सर्वेज बीजेपी ने अभी तक किए हैं और जिसमें आप ये मान के चलिए कि वो थोड़े से कम कंजर्वेटिव होते हैं और अपनी पार्टी को थोड़ा सा ज्यादा वो सीट्स देते हैं, तो उनमें अभी तक बीजेपी को अधिकतम 22 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी को 58 से कम से कम 58 सीटें और अधिक से अधिक 65 सीटें तक दी जा रही हैं। तो इस तरह के अभी दिख रहा है जमीन पर। और ये इलेक्शन, जैसा प्रदीप भाई ने भी बोला कि ये इलेक्शन बिल्कुल बाइपोलर चुनाव है, इसमें तीसरा फ्रंट नहीं है। तो बीजेपी जब हरियाणा में अगर बीजेपी इलेक्शन लड़ती है तो बिना तीसरे फ्रंट के बीजेपी कभी चुनाव जीत नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम जो है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी पिछले 50-60 साल से इसी के बीच में एक बटा हुआ सिस्टम है। और शहरी इलाकों की पार्टी पहले तक कांग्रेस हुआ करती थी और आईएनएलडी या लोकदल की जो चौधरी देवीलाल की पार्टीज थी वो ग्रामीण इलाकों की मजबूत पार्टियां थी। लेकिन अब क्योंकि वो पार्टी खत्म हो गई है तो ग्रामीण इलाकों का वोट यकायक कांग्रेस पार्टी के पास शिफ्ट हो गया और शहरी इलाकों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। लेकिन 10 बरस की जिस तरह की सरकार चलाई गई है, जिस तरह से 10 साल में निर्णय लिए गए हैं, और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला अगर किसी प्रदेश में अग्निवीर का अग्निपथ की योजना है तो वो मुझे लगता है हरियाणा ही होगी। हरियाणा, राजस्थान या जो पहाड़ी राज्य हैं, इनके लोग सबसे ज्यादा सेना में जाते हैं और शहादत में भी इनका नंबर सबसे ऊपर होता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उसका भी असर है। और दिल्ली के इतना नजदीक हरियाणा है, बावजूद उसके यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। और गवर्नेंस तो इतना ज्यादा इशू यहाँ पर रहा है सर कि पहले के जो सरकारें रही, पहले के जो मुख्यमंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री लगातार सरकार में रहने के टाइम पर जनता के साथ संवाद स्थापित करने में कामयाब रहे। लेकिन जब से यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर बने, उनको जनता से डीलिंग का उतना ज्यादा ना अनुभव था और ना उन्होंने कोई कोशिश की कि वो जनता के साथ संवाद स्थापित कर पाए। उन्होंने अपने और जनता को अपने से दूर करने के लिए पोर्टल सिस्टम लेके आए। अब गांव देहात में बैठा व्यक्ति पोर्टल की कितनी समझ रखता है सर, ये तो पूरे देश में एक जैसी सबको पता है। उसमें जो स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की वो ठीक है, अच्छी और बुरी स्कीम्स दोनों होती हैं, लेकिन लॉन्च करने के बाद जब वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आई तो इम्प्लीमेंटेशन में जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का रिड्रेसल करने के लिए पूरे हरियाणा में ना कोई अधिकारी है ना कोई मंत्री है। फीडबैक का सिस्टम बिल्कुल खराब। मुख्यमंत्री जब जनता के बीच जाते हैं तो भड़क जाते हैं हर मुद्दे पर, उनके कितने सारे वीडियोज वायरल होते हैं। महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता के उन्होंने कितनी बार जाहिर की है, बुजुर्गों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, हम सब ने उनके वीडियोज को देखा है। तो अहंकार का जो उनका सीमा थी वो हर सीमा को लांघ गई। इसलिए बीजेपी की स्थिति यहाँ पर बहुत खराब है और खराबी इतनी इस लेवल तक है कि उनको 6 महीने पहले अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया। अब नया मुख्यमंत्री बनाया और उनको अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना दिया ताकि कहीं इस चुनाव की हार के छींटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ना पड़े। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से लेकर इस विधानसभा चुनाव के बीच में हरियाणा में एक बार भी दौरा नहीं किया। ऐसा पैनल में बैठे किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं देखा होगा कि प्रधानमंत्री जिस स्टेट में चुनाव होने वाला है वहां 1-2 महीने के पहले 5 से 7 या 10 रैलियां ना करें, बड़ी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन ना करें। एक बार भी ऐसा इस बार नहीं हुआ। यहां तक कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर चले गए, लेकिन हरियाणा उनके लिए आज भी दूर बना हुआ है। और इस बीच हरियाणा में पिछले 10 साल में जिस तरह की अप्रत्याशित हिंसा देखी गई, जितने लोग हरियाणा में पुलिस की गोली से मरे, चाहे वो जाट आरक्षण का आंदोलन था, चाहे वो बाबा राम रहीम को जब सजा हुई तब था, ऐसी घटनाएं हरियाणा में इसके पहले नहीं हुई सर कभी भी। इतने ज्यादा लोगों की यहाँ पर पुलिस की गोली से हत्या हुई, ऐसे दंगे हुए और उसके बाद उन दंगों को शांत करने की पार्टी ने कोशिश ना करके, सरकार ने कोशिश ना करके उसको राजनीतिक रंग देकर फ्लेयर अप करने की कोशिश की। अपनी सरकार, बीजेपी की खुद की सरकार ने एक कमीशन बिठाया जाट आरक्षण आंदोलन के बाद कि उस वक्त जो हिंसा हुई थी उसके लिए कौन जिम्मेदार था। एक व्यक्ति, हिंदुस्तान के बेहद प्रतिष्ठित आईपीएस ऑफिसर रहे प्रकाश सिंह, उनकी लीडरशिप में वो कमीशन बिठाया गया और खुद उस सरकार ने उस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से मना कर दिया, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें सरकार की तमाम कमियों को उजागर किया गया था। तो ये तमाम चीजें लोगों के जहन में हैं और पुअर गवर्नेंस एक बार फिर है। इस इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में है,
बीजेपी के लिए यहां पर जीतने की संभावनाएं कम है। और एक अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक लिस्ट आई है बीजेपी की, उसमें जो उपचुनाव होने वाले हैं राज्यसभा के उनके नाम हैं। तो हरियाणा से किरण चौधरी का नाम उसमें आया है। किरण चौधरी को वो टिकट दी गई है जहां से वो राज्यसभा की नॉमिनेशन उनको कैंडिडेट बनाया गया है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता पिछले 40 साल से 50 साल से हरियाणा की गलियों की खाक छान रहे हैं, उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया। और किरण चौधरी जो एक प्रधानमंत्री जिसके बिल्कुल खिलाफ हैं परिवारवाद, उस परिवारवाद का सबसे मजबूत चेहरा किरण चौधरी को उन्होंने अपना कैंडिडेट बना लिया है। दूसरा, बिहार से एक सीट दी है मनन कुमार मिश्रा की। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहेंगे साहब। उनका बीजेपी में कंट्रीब्यूशन सार्वजनिक तौर पर मुझे याद नहीं है, अगर अंदर खाते कोई कंट्रीब्यूशन हो तो मुझे पता नहीं। तो मेरा कहना यह है कि जो कार्यकर्ता बेचारे दिन रात दरी बिछाते हैं, उनको दरियां बिछा बिछा के वो दरियां फट गई, लेकिन उनको मध्य प्रदेश से जेपी कुरियन का नाम होगा, उनका नाम चल रहा था कि जेपी कुरियन को दे रहे हैं, शायद मैंने भी देख नहीं पाया। कुरियन, बिल्कुल जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से दे दिया गया। जॉर्ज कुरियन, जी 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 जी। अब देखिए तो वो यही है कि यहाँ तापते रहिए आप, जिनको आप दिखाते लॉलीपॉप किसी को और किसी के मुंह में रख देते हैं, वो शैली है। तो अब वो लोग इस बात से काफी खफा हैं लोगों के भीतर भी। और एक और बात, हरियाणा में बीजेपी के भीतर जिस तरीके से गुटबाजी है, जिस तरीके से दलबंदी हो गई है, वैसे शायद हिंदुस्तान के दूसरे राज्य में ना हो। यहाँ पर जो दक्षिणी हरियाणा के बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत, वो कह रहे हैं कि अगर उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला तो वो कोई भी स्टेप ले सकते हैं, वो सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निपटाने के चक्कर में दिल्ली बैठे हुए हैं, हरियाणा आ ही नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो भी किसी तरीके से उनको थोड़ी बहुत चुनौती दे सकता है, उसकी टिकट ही काट दो ताकि उसका राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाए। तो इस तरह की घटनाएं हरियाणा में हो रही हैं। बीजेपी जो पार्टी सत्ता में 2 बार जरूर आई, लेकिन आज भी बीजेपी का काडर हरियाणा में मजबूत नहीं है। हवा में आके मोदी की लहर में आके सरकार बना ली, लेकिन उनके कार्यकर्ता आज भी हर जगह पर मौजूद हों ऐसा नहीं है। और उस पर खट्टर साहब जैसे मजबूत नेता जो अपने छोटे बड़े सब नेताओं को खत्म करने के लिए अकेले ही लगे हुए हैं। अनिल विज की हालत देखिए, उनको मंत्री बना दिया गया था, लेकिन दूसरी सरकार आई तो उनको मंत्री छोड़िए सर, उनको तो किसी कमेटी का चेयरमैन भी नहीं बनाया गया। तो ये तो हालत हरियाणा में है सर, ऐसी स्थिति में कैसे जीतेंगे? तो इसलिए बड़ी दिक्कत की बात है। और कश्मीर की जैसे बिलाल भाई ने बात की, तो कश्मीर में तो तीनों लोकसभाओं पर कश्मीर की घाटी की जो है उन पर तो कैंडिडेट नहीं उतार पाए थे। अब जो 46 या 47 विधानसभा सीटें हैं कश्मीर इलाके में, उनमें से कितनी पर ये अपने उम्मीदवार उतार पाएंगे? और लोकसभा में 2 सीटें जरूर हासिल हुई जम्मू इलाके से, लेकिन लोकसभा के सीटों में इसलिए उनको ज्यादा कामयाबी हासिल हो गई कि जो जम्मू इलाके के एरिया जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके साथ जब हम लोग डोडा, किश्तवाड़, रियासी वाला इलाके को जोड़ते हैं तो वो थोड़ी सी संख्या में कम है, इसलिए यहाँ के इलाके के लोग जीत जाते हैं। लेकिन जब उन इलाकों में इलेक्शन होगा और वो जो है मुस्लिम बाहुल इलाका है और उमर अब्दुल्ला की पार्टी की अच्छी खासी दखल उन इलाकों में है, तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का चुनाव भी आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए इन्होंने महाराष्ट्र से अपना फिलहाल पीछा छुड़ाया और झारखंड तो खैर जनवरी में है, लेकिन महाराष्ट्र की हालत जो है वो हम सबके सामने है सर। महाराष्ट्र में तो वहां पर हर इलाके में छतरप हैं लोग। जिस तरीके से एनसीपी के लोग एनसीपी को वोट डालना चाह रहे हैं, अब जो पुणे, बारामती, सतारा का इलाका है उसमें एनसीपी के अलावा लोग किसी को वोट नहीं डालना चाहते। इमोशनली इतने चार्ज अप हैं, इमोशनली लोग मुंबई कोंकण इलाके में भी चार्ज अप हैं कि उनको शिवसेना को ही वोट डालना है। और वही स्थिति विदर्भ इलाके में 10 में से 1 सीट केवल नितिन गडकरी जीत पाए हैं, 9 सीटें वहां पर हार गए, जबकि 2014 और 19 में 10 में से 10 सीटें बीजेपी को विदर्भ में मिली थी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी पोस्टपोन तो इलेक्शन कर रही है, लेकिन पोस्टपोन करने की भी तो एक सीमा है, कभी ना कभी तो वो सीमा आएगी। जब इलेक्शन आएगा तब कहां जाएंगे साहब? बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। प्रदीप सर, बाजी तो पलट दी है इंडिया ब्लॉक ने। जो हम बात कर रहे हैं कि पूरी तरीके से उलट स्थिति है। जो चीजें एनडीए या बीजेपी मोदी या शाह की ओर से होती थी, अमित शाह की ओर से, उससे इतर है। सूझबूझ कहीं आपको नहीं पड़ पा रही। क्या किया जाए, कैसे करें, कहां से शुरुआत करें? आपके संजीव जी, मैं कई बार बोल चुका हूं, जो आपको सूझबूझ नहीं दिखाई दे रहा है,
और कई बार आपको लगता है कि ये दाव उलट कैसे गया। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आज से नहीं, 10-20 साल से, कि बीजेपी को मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता हूं। उनके पॉलिटिकल परसेप्शन और पॉलिटिकल जो एजेंडे हैं, ये हिंदुत्व की विचारधारा नहीं, थोड़ा ना 89 से थोड़ा ना बनी है। हिंदुत्व तो इनका एजेंडा उनके बक्से में शुरू से रखा था, लेकिन समाजवादियों के साथ की वजह से विपक्षी गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ बनाना था, एंटी कांग्रेसवाद में, गैर कांग्रेसवाद में, इसलिए अपना तीनों एजेंडा, हिंदुत्व का जो भी एजेंडा था बक्से में रखे हुए थे। और जहां 89 के बाद इनको अयोध्या के बाद जो मिला, अकेले चलने का रास्ता मिला, जो 2 सीटों से ये 80 सीटों पे पहुंच गए, उसके बाद खुल के ये धर्म के नाम पे खेलने लगे। फिर 110 सीटें आए, फिर अब तो सरकार बना ली है। यही एक एजेंडा है, यही पॉलिटिकल मान लीजिए, यही आप धार्मिक मान लीजिए, यही आप जाति मान लीजिए, यही एक एजेंडा इनके पास है। उसको वो घुमा पिट गया फिरा है, वो पिटते चले जा रहा है, पिटने लगा है, कहा पिट नहीं रहा तो वो अब राम रहीम भी जो है, है सर। ये कोई एजेंडा है? जी। लेकिन इनके लिए बड़ा एजेंडा है, क्योंकि इनका पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं। खट्टर एजेंडा थे, खट्टर को कौन जानता था? जी। निर्मला सीतारमण एजेंडा थी, वित्त मंत्री बना दी गई, कौन जानता था इनको वित्त मंत्री बनने के पहले? एक स्टेटस भी, आप पॉलिटिक्स में कद भी देखते हैं, बैकग्राउंड भी देखते हैं। अगर एजेंडा रहता, पॉलिटिकल समझ रहती, तो 6 महीना पहले पॉलिटिकल समझ इनकी इसी सब में रहती है। जैसे एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि लोकसभा के इलेक्शन के पहले, अभी किसी ने कहा कि, हाँ, अभी रविंद्र ने कहा कि जब तक तीसरा नहीं रहता तब तक बीजेपी नहीं जीत पाती है, मतलब तीसरा की वजह से बीजेपी जीतती है। जेजेपी को लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले इसलिए सरकार से हटी, बीजेपी को तोड़ के हटी, कि लोकसभा इलेक्शन में तीसरा बनाना था। जो एंटी बीजेपी वोट है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना करे। जैसे पहले ये भी आरोप लगाया जाता है कि आपको ये कई जगह, जैसे पंजाब इलेक्शन में आपको इन्होंने मदद किया पूरा, गुजरात में भी आपको खड़ा करने में इन्होंने मदद की, ताकि जो एंटी इंक्यूबेंसी बीजेपी वोट है उसको रास्ता मिले। हम आपसे बहुत नाराज हैं, लेकिन हम रविंदर जी को, बिलाल साहब को वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारा पर्सनल खुंदक है, कांग्रेस को नहीं वोट देना चाहते। हम बचपन से एंटी कांग्रेस ही रहे हैं। क्या तो मीनू जी को आप लेते आएंगे कि ये जो नेगेटिव वोट है वो तीसरी तरफ चले जाए, नहीं तो मजबूर होकर उनको कांग्रेस के पास जा सकती है। तो जेजेपी जो है इसलिए लोकसभा में अलग हुई थी। ये थ्योरी है, मैं जानता नहीं, उसके पीछे सच्चाई नहीं जानता। जी। ये हरियाणा के जो लोगों ने मुझे बताया कि थ्योरी थी, उसमें बात खा गई है। ये जो कर रहे हैं झारखंड में भी, यही सब इनका पॉलिटिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो गोवा में, हिमाचल में, महाराष्ट्र में, यही पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिकली ज्यादा नहीं चलता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद आप जीरो हाशिए पे आते हैं संजीव, तो आप एकदम हाशिए पे आ जाते हैं, क्योंकि आप में कुछ दम रहेगा तब ना आप फिर खड़े होंगे और जो हमारी वो पहलवान थी उस तरह चुनौती देंगे आप। विनेश आप फोगाट। पे दम ही कम नहीं है। आपको राइज करा, अखबार के जरिए राइज कराया गया, आपको आप टीम में ले लिया गया, लेकिन आपको धीरे धीरे जाना ही है। तो ये जो है ये वापसी है, ये बिल्कुल बिल्कुल बैक रिट्रीट है, और इनका बीजेपी का धीरे धीरे इसी तरह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप धीरे धीरे जाएंगे। जी 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 जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप फाइनल फिनिश करिएगा, फिर मैं एक टिप्पणी बिलाल से लूंगा। आप कर दीजिए, फिनिश करिए। हाँ, तो वो मुझे ये नहीं लगता। अब आपको मैं जैसे जो मैं उदाहरण दे रहा था आपको यहाँ का, अब जम्मू में भी जो उन्होंने सीट बढ़ाई है, 90 सीटें कुल हुई हैं, 83 से 90 बढ़ा कर दी है। जी जी जी। 90 में जो सीट बढ़ी हैं वो जम्मू में बढ़ाई, क्योंकि जम्मू में बीजेपी का होल्ड है। जी हाँ जी हाँ। कश्मीर वैली के मुस्लिम वोटरों से अगेंस्ट इन्होंने एक हिंदू वोट बैंक बनाया था जम्मू में, जिसको लेके सफल होते हैं। जम्मू की सीट इनकी अपनी रहती है लोकसभा की हमेशा, तो उसलिए यहाँ पे इन्होंने सीट बढ़ाई है। लेकिन इसका कितना असर होगा और कितना परमानेंट असर होता है? जी। जम्मू की हिंदू सीट पे क्या कांग्रेस नहीं घुस सकती है? हिंदुत्व का अगर वोट इन्हीं का वोट रहता तो कांग्रेस इतना परसेंट वोट कैसे लाती? कांग्रेस इतनी सीटें कैसे लाती? जी बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिलाल सर, आपकी फाइनल टिप्पणी क्या, झोला उठाने का टाइम आ गया ऐसा कह लीजिए, झोला लपेटिए और निकल लीजिए। हाँ संजीव जी, आप तो ठीक ही कह रहे हैं। असल में जो मैंने आपको फर्स्ट शॉट में बात कही थी कि भारत की राजनीति वैचारिक स्तर पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में पूरी तरह एक तरह से विभाजित हो गई है। और आने वाले समय में जो ये दोनों विचार हैं, इन्हीं का टकराव है, जहां भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो गया है कि ये जो सामाजिक न्याय का विमर्श है, संविधान का विमर्श है, आरक्षण का विमर्श है, ये हिंदुत्व के एजेंडे पे हावी होता नजर आ रहा है। तो कल को कहीं सरकार गिरेगी या गिरा दी जाएगी, तो इससे पहले हम अपना प्रिपरेशन हिंदू एजेंडे का तैयार रखना चाहिए, इसलिए वो हार्डकोर एजेंडे पे चले। बिल्कुल 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 ठीक। मीनू जी, कोई टिप्पणी आप करिएगा एक आध लाइन की, मैंने जो कहा साहब के झोला उठाने का टाइम आ गया है शायद, जिस तरीके का परिदृश्य बन गया है, पैसा आपने लगभग संकेतों में कही है बातें, एक लाइन में पूछूं तो मैं वहीं जाके समअप कर दूंगा जी। हाँ, हो सकता है कि झोला उठाने की तैयारी के लिए ही ये इस तरह के प्रपंच रचे जा रहे हों। और देखिए, वो खुद को अगर झोला उठाने की तैयारी में है भी, तो उनका मकसद ये होगा कि मैं भाजपा का आखिरी प्रधानमंत्री साबित हूं। इसके बाद होना ही नहीं चाहिए भाजपा से प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको बराबरी रिकॉर्ड बनाने का बड़ा शौक है और अकेले ही चलते हैं। चाहे ब्रिज का उद्घाटन करें या टनल का करें, तो अकेले ही करते हैं, वो लोग नहीं होते उनके इसमें। तो वो नहीं चाहेंगे कि मैं ये मेरे पीछे बाद में कोई और बने प्रधानमंत्री और मेरे से बढ़िया कुछ डिसीजन ले, कोई नया इतिहास में रच दे भाजपा की सरकार के नाम से। तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसलिए भी हो सकता है कि कुछ और अभी इससे भी ज्यादा बेतुके उनके आदेश या निर्णय लिए जाएं, ताकि और छिछालेदारी हो और ये झोला इनका तैयार होगा ही। पता चला किसी दिन सुबह 7 जन कल्याण मार्ग खाली है और हड़कंप मच गया है देश के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आसानी से जाने वाले नहीं हो। नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी के लिए मैं इसमें जरूर इत्तेफाक रखूंगा कि मैंने कर लिया, मेरे बात कोई ना हो, खत्म हो जाए मामला, यहीं आके थम जाए, रुक जाए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मैं प्रदीप सर आपका, रविंद्र जी आपका, बिलाल सर और मीनू जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा एक अच्छी और सार्थक चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। आपने सुना इस चर्चा को। अनुरोध यही होगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।